नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ और इस शो में हमारे साथ पिछले शो से शिरकत करेंगे शिल्पा राउत और आशीष बहेती। साथ ही निर्मल बैंक से नीरव छेड़ा और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। 2025 की कमाई की थीम पर बात करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोनथालिया होंगे और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से जानेंगे कुछ दमदार स्टॉक ट्रेड्स। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। मार्केट अब उस जोन में जहां पर अब इस मार्केट का टेस्ट है, अगर इस जोन को डिफेंड किया जाए 24,000 से 24,050 का वो जोन था, 24,055 का अब तक का लो, 112 पॉइंट निफ्टी नीचे। आज प्रेशर का मेन कारण है निफ्टी आईटी, जो इस समय आपको डे लो पर दिखाई देगा, निफ्टी आईटी। और उसके अलावा निफ्टी बैंक, वहाँ पर भी वीकनेस है, लेकिन निफ्टी आईटी में ज़्यादा वीकनेस, करीब करीब 1% निफ्टी आईटी नीचे, निफ्टी बैंक भी करीब करीब आधा % नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का अपसाइड पर अगर इंडेक्स ऑफ द डे कोई है तो वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। एक बार पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए और एक के बाद एक क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं यहाँ पर। पीएनबी ने लीड किया था उसको। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब करीब 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो जाए हम, आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग विदाउट अ डाउट एवेन्यू सुपरमार्ट। इंट्राडे में 15% तक ऊपर गया था, अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी 13.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा यूनियन बैंक, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, चोलामंडलम, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रैली दिखाई देगी। जहां तक वीकनेस की बात है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और उसके अलावा सारे आईटी नाम, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस और कुछ फार्मा नाम जैसे कि आपका औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, यहाँ पर आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई देगी। निफ्टी अब डे लो पर आया 24,050 के काफ़ी करीब। बिरू जी, डीलो पर निफ्टी, ये छोटी सी समरी आपने सुनी। पैनल हमारे स्क्रीन पे है। नीरव छेड़ा, अमोल अठावले इस वक्त फ्रेश नज़रिया लेके जुड़े हैं। अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ नीरव छेड़ा और अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। नीरव, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स? यस, वीरेंद्र जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो देखिए, कल जब हम शो कर रहे थे वीरेंद्र जी, अपने दोनों का ही व्यू यही था कि निफ्टी में अच्छी बाइंग आएगी। इनफैक्ट आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने ही पॉइंट आउट किया था कि 24,000 के बाद एक बहुत बड़ी रैली आएगी, जो कि आई कल के दिन में ही। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी देखिए 24,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और ये देखते हुए थोड़ा सा निफ्टी डाउन हो सकता है। तो इट्स अ स्टॉक्स पिकर मार्केट, इसीलिए मेरे हिसाब से अब वैसे स्टॉक्स देखने चाहिए जिसमें अच्छी बाइंग आज और कल में आ सकती है। उसमें जो पीएसयू बैंक्स है उसमें बहुत बढ़िया बाइंग है। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेगा। करंट लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा आप खरीदिए। बढ़िया एक ब्रेकआउट आया है नियर टर्म चार्ट्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा 238 का, और टारगेट अराउंड 255 का रहेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है बीपीसीएल पे। देखिए, नो डाउट क्रूड ऊपर गया है, मगर ये स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाया है और वहां से रिवर्सल किया है। आई बिलीव करंट लेवल से अच्छी बाइंग आ सकती है। एंड ये स्टॉक जो है ऊपर में 310 तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 291 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये हो गया आपका ट्रेड। जतिन, आपके दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो आईसीआईसीआई प्रू में होगा। तो आईसीआईसीआई प्रू में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया और डेली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक शार्प अप मूव देखने मिल सकता है, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 655 और ऊपर में टारगेट रहेंगे 705 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो एचएएल में होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हमने देखा हुआ है कि जो फॉल हुआ था वो एक 5 वे डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर था, और हमें लगता है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी एचएएल। स्टॉप लॉस रखना होगा 4175 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 4385 के। ओके, एचएल आपकी स्क्रीन पे 4247 पे आपका बाय कॉल है। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के?
जी, वीरेंद्र जी, मेरा पहला बाय रहेगा यहाँ पे पेट्रोनेट पे। पेट्रोनेट 333 के ज़ोन्स पे है, यहाँ पे 330 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 328 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं और टारगेट्स ऑफ 345 से लेके 350 यहाँ पे सेटअप अच्छा है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 335 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹8.30 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹6 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 50। मेरा दूसरा बाय रहेगा सोना कॉम्स। अगेन कल भी मैंने BTST दिया हुआ था, तो सोना कॉम्स भी यहाँ पे 600 के ऊपर वापस सस्टेन हो रहा है। जैसा डिस्कस हुआ था कि 600 के ऊपर सस्टेन होते इसमें 650 तक के आपके अपसाइड आपको मिल जाएंगे। तो अभी भी वही व्यू है, आप 595 के स्टॉप लॉस से सोना कॉम्स में लॉन्ग जाइए फॉर टारगेट्स ऑफ 650। किसी को ऑप्शन के थ्रू करना है तो 610 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 21.80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग। यहाँ पे मुझे लगता है 35 तक भी एक लेवल्स आपको आ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं बहती जी के पास। बहती जी, बताइए आपकी ट्रेड्स। जी अनुज जी, रिपीट ही रहेगा। टाइटन में हमने खरीदारी एज अ फर्स्ट कॉल दिया था, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन रहा है। स्टॉक अपना 200 MR रीगेन करता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे अभी भी इसे चेज किया जा सकता है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ऊपर ट्रेल करके ले आए। अब जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3400 के करीब का कैसे मेंटेन करे, और ऊपर में जो टारगेट्स है वो 3500 एंड 3550 के देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है ट्रेंड, दोनों एक्चुअली डीमार्ट के मूवमेंट के कारण हमें लग रहा है कि स्पिल ओवर इफेक्ट इनमें बहुत अच्छा देखने मिलेगा। तो ट्रेंड में भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 7350 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें भी 7600 और 7700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। मीनवाइल एक बार ऑयल इंडिया का चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। आई थिंक शायद कल सोनी ने ये ट्रेड दी थी, लेकिन अब 4.5% ऊपर ये स्टॉक ऑयल इंडिया का बहुत समय के बाद ये मूव आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अब ये स्टॉक एफएनओ में है। पहले क्रूड के मूव पर सिर्फ ओएनजीसी खेल सकते थे, अब पर बेट लगा सकते थे। अब ऑयल इंडिया भी है। शिल्पा जी, कोई व्यू इस स्टॉक पर, ऑयल इंडिया पर? जी अनुज जी, एक्चुअली कल मेरा ट्रेड था 2 बजे NSBTST ऑल्सो ऑयल पे हमने डिस्कस किया था। पर टारगेट था हाँ 480 464 पे हमने डिस्कस किया था कि 480 85 तुरंत आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे जैसे मोमेंटम है, मुझे लगता है 500 भी आएगा, तो आप यहाँ पे 475 तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फ्रेश स्टॉप लॉस जिसको भी करना है लगा सकते हैं। ये 500 के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, शिल्पा जी, ऑल इन द फैमिली है ना, और वीरू तो खैर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं नो आप प्रॉब्लम, की नो ट्रेड और प्रॉब्लम। सोनी जी की ट्रेड में। और अब ये मामला आ गया कि हमारे पीसीआर वाले भी थोड़े बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं भी इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नो नो प्रॉब्लम, लेकिन नो प्रॉब्लम। हाँ, ऑल इन द फैमिली है ना वीरू? सोनी जी क्या और क्या है, शिल्पा जी, शिवांगी जी, मतलब सब एस फैक्टर जो है ना यहाँ पर, और उसमें कंफ्यूज जाते हैं हम। खैर एनीवे, बट कभी कभी कोई गलतफहमी भी अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, इसी कारण कुछ मनोरंजन रहता है ना। लेकिन हाँ नहीं, लेकिन वीरू सोनी जी और शिल्पा जी के केस में तो वो फैमिली कनेक्शन भी है ना, दोनों बहनें हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाती है इस वजह से। ऐसा है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा, आपको पता ही नहीं था? नहीं नहीं नहीं। क्या बात कर रहे अच्छा, हैं ये शिल्पा जी, आपने मैं बताया नहीं था सच्ची वीरू बोल रहा को? जी नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन ट्रेड्स को पिक करना, अच्छी कॉल्स पिक करना, इसका मतलब डीएनए में अनुज है ना। दैट्स गुड। चलिए, खैर 5% ऊपर है स्टॉक इस समय, और उसके अलावा ओएनजीसी भी यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आ रहा है। लेकिन क्लियरली आज अच्छा मूव पीएसयू बैंकों में आ रहा है। यहीं पर कुछ और ट्रेड अगर मिल जाए उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैद्य जी, आपके दिमाग में है क्या कोई पीएसयू बैंकिंग स्टॉक? जी, इनफैक्ट एसबीआई सुबह भी हमारे कॉल में था, और हमें लग रहा है कि एसबीआई के बाद अगर दूसरा कोई अच्छा लग रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है और इसे भी चेज किया जा सकता है। स्टॉक अपना एक बेस बनाकर मूव कर रहा है और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 250 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 239 का एक एसएल मेंटेन करें। बैंक ऑफ बड़ौदा 244 के स्तर पे। और अच्छा, एक बार लेके आइए आप रिलायंस। देखिए, वो जो करीब निफ्टी में डे लो से 50-60 पॉइंट का पुल बैक आया, उसको रिलायंस ने जनरेट किया है। और विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं।
रिलायंस भी कल एक बड़ी फोर्स थी बाजार को टिकाने में और चलाने में, क्योंकि रिलायंस ने कल टेस्ट किया था 20 डे मा पोस्ट 5 दिसंबर। नीरव, रिलायंस पे आपका टेक क्या है? यस, देखिए, मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत बढ़िया बॉटम बना है 1200 का। हमने ये कल भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने एक ऑप्शन कॉल भी दिया था 1213 1230 का। आई बिलीव वही कॉल वापस बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एटलीस्ट अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो रिटेस्ट करेगा, जहाँ जो अराउंड करीब करीब 1280 के पास में आता है। तो करंट लेवल से जरूर बाइंग करिए फ्रॉम अ 1 to 2 डे परस्पेक्टिव। नीचे में अभी 1220 बढ़िया सपोर्ट हो गया है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस आपका स्टॉप लॉस 30 का होना चाहिए। ये अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मार्केट थोड़ा सा आज कंसोलिडेशन के मूड में है कल की बड़ी रैली के बाद। 2025 में कमाई की थीम पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोनथालिया, जो काफ़ी एक शानदार स्टॉक पिकर के रूप में जाने जाते हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्योंकि ये हमारी 2025 की पहली इंटरेक्शन है, आपको इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस साल कमाई के मौके कैसे रहेंगे मार्केट में? धन्यवाद अनुज। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी एट सीएनबीसी आवाज एंड आपके व्यूअर्स को भी। सो देखिए, ऐसा है कि हम शुरुआत कर रहे हैं मार्केट्स में जहाँ की अभी अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी काफी धूमिल है। मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ज्यादा कोई अर्निंग्स ग्रोथ आज की डेट में विजिबिलिटी 10 से 12% से ज्यादा की दिखती नहीं। जो एक मेजर थीम जहाँ पर कमाई होने की गुंजाइश अच्छी खासी है वो है रुपी डेप्रिसिएशन। एंड रुपी डेप्रिसिएशन से बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे स्टॉक प्राइसेस के। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से तो आईटी, फार्मा, आपने रिलायंस की बात की, रिलायंस भी रुपी डेप्रिसिएशन के कारण उनकी अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और वैल्यूएशन भी काफी थोड़ी सी करेक्ट हो चुकी है। सो आईटी, फार्मा, बैंक्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज, कैपिटल मार्केट एंटिटीज, इंश्योरेंस, मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में डिस्पाइट ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ काफी म्यूटेड है, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस टू बेंचमार्क अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए और यहाँ पर वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। सो इन सेक्टर्स में कमाई होनी चाहिए। और मार्केट में 2025 में क्या आपको लग रहा है कि हम वापस ऑल टाइम हाई रिक्लेम करेंगे या ये वाला साल थोड़ा सा टफ रहेगा? देखिए अनुज, मेरे हिसाब से तो ये टेल ऑफ टू हाफ्स अगेन है। जैसे FY25 भी टेल ऑफ टू हाफ्स था। फर्स्ट हाफ वीक था, सेकंड हाफ थोड़ी सी बेटर होने की गुंजाइश है। हम FY26 बिगिन करेंगे म्यूटेड फर्स्ट हाफ में और पिकअप सेकंड हाफ में हो सकती है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट की तरफ से इम्पेटस मिले और जो न्यू गवर्नमेंट है यूएस में वो इमर्जिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल पॉलिसी डायरेक्शन हो। सो मुझे तो यही लगता है कि अभी एक बार हम थोड़े नीचे जाएंगे जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है कि FIs की बिकवाली तो बंद होनी है एंड यही सबसे बड़ा ड्रैग है, प्लस रुपी डेप्रिसिएशन। इससे हमारी फिस्कल मैथ्स वगैरह में थोड़ी सी इम्पैक्ट आएगी। सो पी मल्टीपल कंट्रैक्शन हो सकता है 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू। 22-22,500 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई हो जाती है और वहां से फिर अर्निंग्स ग्रोथ में अगर पिकअप होती है तो हम जो भी 23,500 24,000 का जो लेवल कैलेंडर ईयर 24 में बंद हुए हैं वहां से फिर मैक्सिमम 5-7-10% बढ़ सकते हैं। सो 25,000 का एक लेवल दिमाग में है कैलेंडर ईयर 25 का। ये हम 31 दिसंबर 25 में ये लेवल्स के आसपास बंद हो सकते हैं, सो विच इज बेटर देन कैलेंडर ईयर 24 31 लेवल्स। बट ये थोड़ा सा डायरेक्शन जिगजैग रहेगा, पहले थोड़ा नीचे जाएंगे फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे। जिगजैग, लेकिन 25 में 25 2025 ये मनीष जी की राय है। मनीष जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। ये जो नव वर्ष की पहला हफ्ता था उसमें एक थ्रस्ट जनरेट किया दो चीज़ों ने। ऑटो बिक्री के आंकड़े, स्पेशली मारुति का केस, और मारुति में जहाँ पे छोटी गाड़ियों के नंबर्स में आपको एक उछाल नज़र आया। आप इसको एक वन ऑफ मानते हैं या सिर्फ एक जो ईयर एंडर सेल्स में पिकअप आता है उसको मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये वाकई एक रीजनेबल पॉइंट है अब ऑटो स्टॉक्स को कंसिडर करने का आफ्टर दीज नंबर्स? नहीं वीरेंद्र जी, अभी क्या है कि आप अगर चेयरमैन मारुति की भी स्टेटमेंट को देखें कि फेस्टिवल सीजन के बियॉन्ड बुलिशनेस को नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए।
सो ये क्या है कि थर्ड क्वार्टर का फिनोमेनन है, फेस्टिव सीजन है, तो यहाँ पर क्या है कि सब सेगमेंट्स में थोड़ी सी पिकअप आती है, वेदर आप एसयूवी बोल लें, वेदर सेडान बोल लें, वेदर हैचबैक्स बोल लें, तो इसको एक्सट्रापोलेट नहीं किया जा सकता है। और बेसिकली आप देखेंगे थर्ड क्वार्टर में जितनी भी कंजम्पशन कैटेगरी है उनमें नंबर्स अच्छे ही आएंगे। तो आपके ज्वेलरी सेगमेंट देख लीजिएगा, अपैरल सेगमेंट देख लीजिए, पर ये सबको एक्सट्रापोलेट कंटिन्यूटी इनटू ग्रोथ टू FY26 नहीं एक्सट्रापोलेट कर सकते जस्ट येट, क्योंकि मूल पॉइंट यही है कि हाउस होल्ड लेवरेज एकदम चरम सीमा पर है और कमाई का जरिया बढ़ा नहीं है। तो मैंने इनकम बढ़ी नहीं और लेवरेज बढ़ा है, उसके कारण जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ज्यादा कोई मतलब वापस आ गई ऐसा लगता नहीं है। सो कंजम्पशन पूरे ओवरऑल बेसिस पर डिस्क्रेशनरी एंड एज वेल एज योर स्टेपल्स, पर्टिकुलरली ऑन द अर्बन साइड, थोड़ा सा वीक ही रहेगा। सो कल का जो अपमूव है वो मोटा-मोटी मारुति के नंबर्स एक्सपेक्टेड ही थे, जो उन्होंने नंबर्स डिक्लेयर किए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज़ नहीं है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज़ डेफिनिटली रॉयल एनफील्ड के नंबर्स पर था, पर वो भी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो ऐसा कोई बहुत तेज़ी का तो ध्यान नहीं है ऑटोज़ में। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग, पुल बैक यही आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो अभी आप इसको बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। अच्छा मनीष जी, एक और बात है, ये बैंक्स को लेके जो आरबीआई की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि एफआई मतलब FY25 के लिए वो थोड़ा सा एनपीएस को लेकर और उनके बढ़ने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपका चुनाव, आपका झुकाव, जिस वर्ष को आप मोर और लेस एक कंसोलिडेशन का वर्ष मान रहे हैं, बैंकों पर क्या कह रहा है इस वक्त, और आपका झुकाव किस तरफ रहेगा? प्राइवेट बैंक्स पे, पीएसयू बैंक्स पे, लार्ज पे, मिड पे? देखिए, जो स्ट्रेस हमें रिटेल साइड ऑफ बैंक्स में देखने को मिला है क्वार्टर 2 में, वो इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होने वाला है, जो हमने एमएफआई सेगमेंट में देखे हैं। और पूरे रिटेल सेगमेंट में धीरे-धीरे ये एनपीए के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये थोड़ी सी पर्कुलेट होगी। तो मॉर्गेज बोल लीजिए, पर्सनल लोन बोल लीजिए, क्रेडिट कार्ड बोल लीजिए, ये सब सेगमेंट्स में जो स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। तो 2-3-4 क्वार्टर तो जाएँगे। तो मिड टियर बैंक्स में तो बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। रह गया आपका लार्ज बैंक, ये लोग अपनी एनपीएस को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डेफिनेटली आपके लार्ज बैंक्स में है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली है। और जहां पर आपकी बुक बैलेंस्ड हो, जैसे कि कॉर्पोरेट लेंडिंग वर्सेस रिटेल लेंडिंग, अगर आपकी बैलेंस्ड बुक है तो कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस है नहीं। कॉर्पोरेट्स में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट खुद की बैलेंस शीट ही डीलिवरेज कर रहे हैं और केपेक्स इतना कोई पिकअप हो नहीं रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम FY21, 22, 23 देखें तो 24 में जो लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही म्यूटेड केपेक्स है। तो कॉर्पोरेट साइड ऑफ बुक में ग्रोथ की प्रॉब्लम है, बट एनपीए की प्रॉब्लम रिटेल साइड ऑफ द बुक में। बट मोटा मोटी अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखें तो FY25 के बेसिस पर FY26 का नंबर बेटर लगने चाहिए बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पर लार्ज बैंक्स में ज्यादा कंफर्ट है एज अपोज टू योर मिड टियर बैंक। एंड आई थिंक बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट, देखिए एनआईआई ग्रोथ जो है प्राइवेट सेक्टर की बेटर होगी पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी पीएसयू में ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर से। तो मेरे हिसाब से पीएसयू एंड प्राइवेट की चॉइस नहीं है, बेसिकली बुक कैसा है, ग्रोथ कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, यही डिपेंड करेगा। बट लार्ज बैंक प्रेफर्ड ओवर मिड बैंक, बट नॉट टू मच ऑफ डिफरेंस टू सिलेक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड पीएसयू। अच्छा, आज टॉप गेनर डीमार्ट है मनीष जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमने इस तरीके के नंबर्स देखे हैं डीमार्ट की तरफ से। नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है अनुज जी, बट जस्ट एक जो भी नंबर्स आए हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है उसमें इजाफा हुआ है। मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है 3% YOY, जो कल के आंकड़े आए हैं। सो अगर इस एनवायरनमेंट में आप एफिशिएंसी गेन्स दिखा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मार्केट्स उसी को रिवॉर्ड कर रहे हैं, बट हमने अभी पूरा डीप स्टडी किया नहीं है इसमें, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा से ही थोड़ा सा महंगा लगता था। तो अब ये इनके जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वो देखने की जरूरत है। बट रिटेलिंग एज सच एक बहुत अच्छा स्पेस है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग।
आपकी अगर यूनिट इकोनॉमिक्स सही है तो बिल्कुल सेंस बनता है, बट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं। पोर्टफोलियो में नहीं है ये स्टॉक। अब कुछ देर में हम अर्निंग सीजन की भी शुरुआत देखेंगे ऑब्वियसली। मिड कैप आईटी एक ऐसी स्पेस रही है जहां पर बहुत शानदार गेंस रहे हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने लीड किया उसको। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स होंगे मिड कैप आईटी में, और आपकी प्रेफर्ड ये स्पेस है क्या वैसे पोर्टफोलियो में? हाँ, आईटी स्पेस डेफिनेटली एक प्रेफर्ड सेक्टर है हमारे लिए, एंड मेरे हिसाब से तो आईटी की जो जो हम यूएस में बात कर रहे हैं कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड वापस आएगा, हायरिंग वापस आ गई है, आपकी एआई की स्पेंड की डील्स वगैरह वापस आएंगी। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स हैं, ये आईटी सेक्टर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, और इंडिया की जो आईटी स्पेस है वो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर डेफिनेटली लेगी। तो अगर हम टैक्स कट की बात कर रहे हैं यूएस में, और अगर टेक्नोलॉजी स्पेंड में इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया विल बी अ बेनिफिशियरी। अब यहाँ पर क्या है कि जो मिक्स है, बेसिकली बीएफएसआई स्पेस जो है वो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है। तो मेरा झुकाव तो बेसिकली बीएफएसआई स्पेस की तरफ है। मेरे पास एलटीआई माइंडट्री है, यहाँ पर वैल्यूएशन की भी कंफर्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी भी अच्छी है। तो ये एक नाम है जो मुझे समझ में आता है। ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर वगैरह में मार्जिन वगैरह थोड़े से पीकिश लगेंगे, पर थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा दिखता है। और दूसरा जो एक स्पेस है वो है इंजीनियरिंग आर&डी। अगेन यहाँ पर एलटीटीएस एक अच्छा नाम, जो मुझे काफी दिनों से अच्छा लगता है, ये एक कंपनी है। ये दोनों नाम पर ही हम आईटी के स्पेस को प्ले कर रहे हैं, बट ओवरऑल आईटी स्पेस अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा महंगे, देखिए कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। एक और आईटी मिड कैप आईटी में जो मेरे पास स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पर बहुत सुपरलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ है। ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं कि ये बीपीओ स्पेस में इतना वैल्यूएशन नहीं मिलना चाहिए, बट अर्निंग्स ग्रोथ जबरदस्त है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो ये थर्ड आईटी कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियो। एक फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ झुकाव है आपका। क्या हेल्थ केयर और फार्मा आपके इस वक्त प्रिफर्ड जो स्पेस है उसमें अपीयर करते हैं, क्या आते हैं क्या? जी, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में तो इतना ध्यान तेजी का नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह काफी प्रोहिबिटिव है। देखिए स्पेस तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी होगी, बट मतलब मोर देन प्राइस टू परफेक्शन है। बट फार्मा स्पेस में बोथ आपकी सीडीएमओ स्पेस में, देखिए बायोसिक्योर एक्ट आगे पीछे आएगा ही। ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि दिसंबर 20 के पहले पास नहीं हो सका, बट अगर आप बात करें लोगों से तो दिग्गजों से बात करें तो समझ में आता है कि आगे पीछे तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा ट्रंकेट हो सकता है वर्जन, पर इंडिया इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी सीडीएमओ स्पेस में। प्लस आपकी जेनेरिक एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली दो जहां पर स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, आप समझ ही सकते हैं कि कौन से नाम की तरफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर ये दोनों स्पेसेस में मुझे काफी तेजी लगती है, और जहां भी एक नीश पोर्टफोलियो है, यू नो आपकी स्पेशलिटी प्लस जेनेरिक प्लस आपकी सीडीएमओ स्पेस, इन स्पेसेस में तेजी अच्छी बनती लगती है। ओके, जेनरिक एक्सपोर्ट्स एंड सीडीएमओ, ये दो फार्मा में एक प्रेफर्ड स्पेस हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपने खुल के अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय, बाजार विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, आप भी इस वर्ष 2025 में पहली बार सीएनबीसी आवाज़ के मंच पे हैं, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। बताइए, जो पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज हुआ उसके बनस्पत अब जब हम 24,000 पे खड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, आपके प्रेफर्ड स्पेस क्या है, अपने क्लाइंट्स से क्या व्यू शेयर किया है आपने 2025 के लिए? वीरेंद्र जी, पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, सीएनबीसी आवाज के टीम मेंबर्स के लिए और दर्शकों के लिए। 2025 हमारे हिसाब से अच्छा साल जाएगा। 2024 में हमने मार्केट में जबरदस्त करेक्शन देखा था, सितंबर के बाद से एफआईआईज के तरफ से जम के बिकवाली की गई है और उसका एक असर मार्केट में देखने को मिला। कॉर्पोरेट नतीजे भी ठीक ठाक ऐसा कुछ नहीं था जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, इसीलिए करेक्शन हुआ और करेक्शन कुछ हद तक
जरूरी भी था। एक लेवल तक मार्केट जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन होना, थोड़ा बहुत करेक्शन होना एक्चुअली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट, तो वही हुआ है। हम लोग जो देख रहे हैं, लगता है कि Q4 से कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिकअप करेगा। Q3 में भी खास ऐसा कुछ नतीजे अच्छे नहीं दिखेंगे, पर Q4 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स पिकअप की संभावना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, जो कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने में सहायता करेगा, और ये ब्याज दर घटाना एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट के लिए ला सकता है। और ये फरवरी बिगिनिंग में, फरवरी 6 को आरबीआई का पॉलिसी आएगा, और उसके पहले 1 फरवरी को बजट आ रहा है। बजट की तरफ से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। नई जो सरकार आई है उसका ये पहला पूरा बजट है, और हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए एक लैंडमार्क बजट पेश करने का। और अगर ऐसा कुछ बजट में आता है, अब उसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, पर अगर अच्छा कुछ मेजर्स आते हैं जो मार्केट लाइक करे, तो यह एक वापस मोमेंटम ला सकता है। अब इसमें शंका दो चार है। एक तो यूएस मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सो विदेशी निवेशक ज्यादातर पैसा यूएस में ले जा रहे हैं और यूएस में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो और रुपये का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी उनको डिस्करेज कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो ये दो फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, पर हम लोगों को लगता है कि जो पॉजिटिव्स है वो आउटवे करता है नेगेटिव्स को, और 2025 भी एक अच्छा साल स्थापित होगा मार्केट के लिए। ये बात जरूर मैं कहूंगा कि एक रनवे रिटर्न शायद नहीं मिलेगा, पर अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से उम्मीद रखते हैं। काउंटर स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। ये टॉप डाउन अप्रोच लेने से नहीं चलेगा, बॉटम अप अप्रोच ही लेना पड़ेगा मार्केट में 2025 में। और सेक्टर्स की अगर बात करें तो हम लोगों को लगता है कि जो 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 लैगर्ड सेक्टर्स थे, जैसे मैं एक सेक्टर का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, एफएमसीजी, जिसकी बहुत पिटाई हुई है 2024 में, और परफॉर्मेंस भी अच्छा कुछ नहीं था। पहले रूरल स्लो डाउन, फिर अर्बन स्लो डाउन, और नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम्स ठीक नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ पे हम मानते हैं कि 140 करोड़ का आबादी है, अच्छे एफिशिएंट कंपनीज हैं, और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो इनपुट कॉस्ट है वो भी थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। तो इस माहौल में Q4 ऑनवर्ड्स एफएमसीजी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर पोजीशन लिया जा सकता है। इसके अलावा ट्रम्प 2 जो सरकार आ रहा है उसमें बहुत सारे टैरिफ्स की बात हो रही है, और ये टैरिफ हम लोग मानते हैं कि इंडिया को इनडायरेक्टली फेवर करेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स पे ध्यान देने के लिए निवेशक को हम सलाह दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन चीप नहीं है और वैल्यूएशन चीप होगा भी नहीं, पर यहाँ से भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम आप देख रहे हैं। तीसरा सेक्टर जिसका जिक्र सारे एनालिस्ट कर रहे हैं वो फार्मा हेल्थ केयर है। हम लोग भी मानते हैं कि फार्मा के लिए एक जो आईटी आउटसोर्सिंग के जरिए एक बहुत अच्छा माहौल आईटी में क्रिएट हुआ था कुछ साल पहले, जिसके चलते इंडियन आईटी कंपनीज एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं, वो मोमेंट शायद फार्मा के लिए अभी आ रहा है, और एक जबरदस्त आउटसोर्सिंग, फार्मा आउटसोर्सिंग का बेनिफिट इंडियन फार्मा कंपनीज को मिलेगा। और इस सेक्टर में जरूर ध्यान रखना चाहिए। वापस मैं बताऊंगा, वैल्यूएशंस चीप नहीं है, पर इसके बावजूद आने वाले दिनों का ग्रोथ को नजर में रखते हुए यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। इनमें से अगर आप 2-3 स्टॉक्स के नाम बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अगर एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल्स की बात करें तो मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का बात जरूर करूंगा, वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं टेक्सटाइल रिलेटेड, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। एफएमसीजी का जिक्र मैंने किया, तो यहाँ पे हमारा पसंदीदा शेयर तो सबसे जो बेहतर कंपनी HUL है, HUL में जरूर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, और ये करेक्शन के बाद जरूर लेके रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। हमने फार्मा हॉस्पिटल्स सेक्टर का जिक्र किया है, तो इस सेक्टर में हमारे पसंदीदा शेयर्स तो डोमेस्टिक फार्मा में भी हमारा नजर है, और डोमेस्टिक फार्मा में मैनकाइंड फार्मा में हम लोग निवेश करने की सलाह कुछ दिनों से दे रहे हैं, और वहीं पे हम लोग का फोकस है। इन्होंने कुछ BSV एक्वायर किया था और उसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, पर हम मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है, और मैनकाइंड फार्मा में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉर्मुलेशंस में है, जो CSM में है, उस कंपनीज पे भी ध्यान दिया जा सकता है, ये हम लोग मानते हैं।
चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको फिर से नए साल की शुभकामनाएं। वीरू और मैं इस नोट पर आपसे विदा लेंगे और इस शो को समाप्त करेंगे और उसके बाद एक ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे।